आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीटीसी डिलेड 4th सेमेस्टर के यह साइंस का लेक्चर आज हम लोग अपने साइंस के दूसरे भाग अर्थात केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पहला वीडियो आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने आपको फिजिक्स का पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया। उसमें 9 या 10, 8 या 9 शायद वीडियो बने हुए हैं। आशा है आप सभी लोग ज़रूर देखे होंगे। और आज हम लोग रसायन विज्ञान को शुरू करते हैं। ये आपका पहला वीडियो रहेगा और आप सभी लोग वीडियो को देख करके नोट्स ज़रूर बनाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दें और आप नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि केमिस्ट्री आपका इसमें भी क्वेश्चन आता रहता है, सो आप लोग अच्छे से पढ़ कर इसे रिवीजन करेंगे। तो चलिए, आपका केमिस्ट्री का पहला पार्ट रहा खनिज एवं धातु, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, धातु और अधातु में अंतर। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चूँकि हमारा पाठ ही है खनिज एवं धातु, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा सबसे पहले खनिज के बारे में ही जानते हैं। खनिज क्या होता है? देखिए, चूँकि हमारा जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में इसके अंदर बहुत सारे जो धातुएं होती हैं, जैसे कैल्शियम, लोहा, कॉपर, सिलिकॉन, ऐसे बहुत सारे जो हमारी ये धातुएं होती हैं, ये सब के सब धातुएं अपने यौगिक के रूप में अर्थात संयुक्त रूप कह सकते हो, संयुक्त रूप में उपस्थित होते हैं। हम आपको बता दें कि पृथ्वी में जो धातुएं पाई जाती हैं, वो पृथ्वी में धातुएं 2 तरीके से पाई जाती हैं। एक धातुएं वे जो कम सक्रिय होती हैं और एक होती हैं जो ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो धातुएं पृथ्वी में कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि धातुएं प्रकृति में कितने रूप में पाई जाती हैं, तो आप बताओगे 2 रूप में। पहला आपका होता है संयुक्त रूप में, दूसरा आपका मुक्त रूप में। मुक्त रूप में वे धातुएं पाई जाती हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, जैसा कि सोना, प्लेटिना, गोल्ड, ये सब के सब जो धातुएं होती हैं बहुत ही कम सक्रिय होती हैं। और जो धातुएं जितना कम सक्रिय होंगी अर्थात क्रियाशीलता जितनी उनकी कम होगी, वो पृथ्वी पर हमेशा मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। और कुछ धातुएं जो बहुत ही क्रियाशील होती हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, लोहा, ये सब जो धातुएं होती हैं बहुत ही क्रियाशील धातुएं होती हैं। और ये सभी धातुएं पृथ्वी में अपने किसी संयुक्त अर्थात यौगिक रूप में पाई जाती हैं। तो जब इन धातुओं को हम लोग निकालते हैं, तो ये धातुएं जब निकाली जाती हैं तो उनके साथ में बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब पूरी तरह से वो क्या कर लिपटा रहता है। तो हम लोग जब किसी चट्टान या पृथ्वी का खुदाई करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी धातुएं निकलती हैं। तो ये जो धातुएं निकलती हैं ये आपके शुद्ध रूप में नहीं निकलती कि एकदम प्योर आपको सोना, चांदी, जो भी आपको धातुएं निकलेंगी एकदम प्योर रूप में, शुद्ध रूप में नहीं निकलती, बल्कि ये अपने यौगिक किसी न किसी यौगिक अपने यौगिक के साथ ही उसमें क्या करती जुड़ी रहती हैं, मतलब उनसे संयुक्त रहती हैं। और हम लोग इन्हीं धातुओं को हम लोग खनिज कहते हैं। अतः निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर जो धातुएं होती हैं वो यौगिक के रूप में उपस्थित होती हैं और हम इन्हीं को कहते हैं खनिज कहलाते हैं। अर्थात प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः रासायनिक अवयव का मतलब तत्व और यौगिक उपस्थित होते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं।
क्लियर हो गया। तो ये हमारे जो खनिज होते हैं ये हमेशा किसी तत्व या यौगिक के रूप में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रहे, खनिज के नाम के साथ जैसे आप किसी भी खनिज का नाम लिख रहे हैं तो उसके नाम के साथ उसके कोष्ठक में लिखा गया सूत्र वो खनिज के जो मुख्य अवयव रहेगा हमेशा उसको दिखाता है। जैसे कॉपर पाइराइट जो है ये कॉपर का सबसे मुख्य खनिज है। कॉपर के, और आपको ध्यान रहे, एक धातु के बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे कॉपर पाइराइट भी है, कॉपर ग्लांस भी है। तो ये जो आपका कॉपर पाइराइट है तो कॉपर के जितने खनिज होंगे उन सभी खनिजों में कॉपर पाइराइट जो है खनिज कॉपर धातु का सबसे अच्छा खनिज है। अतः कॉपर पाइराइट का सूत्र जो हमारा होता है CuFeS2 होता है। इसमें जो हमारा CuF मतलब ये है Cu, ये आपका जो है इसमें मुख्य धातु को दिखा रहा है। अब इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि इसमें कॉपर तथा आयरन दो धातुएं उपस्थित होती हैं। चूँकि इसका सूत्र आपको CuFeS2 है तो इसमें दो धातुएं कॉपर और एक धातु Fe आयरन दोनों धातुएं आपस में रहती हैं। लेकिन इसमें जो कॉपर होता है वो अधिक मात्रा मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कॉपर पाइराइट जो है कॉपर खनिज का सबसे मुख्य खनिज होता है। और साथ में पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थ जो होते हैं हम लोग इन्हीं को खनिज कहते हैं। खनिज पदार्थों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। जैसे पहला है धात्विक खनिज। अब ये जो धात्विक खनिज होते हैं मतलब वो खनिज जो धातु रूप में पाए जाएं, जैसे लोहा, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, सीसा को हम लोग लेड भी कहते हैं, सोना आदि, ये सब के सब जो धातुएं हैं ये सब के सब धात्विक खनिज के रूप में पाई जाती हैं। तो ये आपके धात्विक खनिज के रूप में पाई जाती हैं। अब ये जैसे इसमें लौह, मैग्नीज या कोबाल्ट भी आते हैं। अब दूसरा आपका होता है अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज क्या है? जैसे गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टस आदि, ये सब के सब जो धातुएं होती हैं ये सब के सब अधात्विक खनिज होती हैं। पेट्रोलियम हमारे खनिज ईंधन भी हैं। खनिज ईंधन जैसे आपने कहा चट्टानों से हम लोग कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि सब प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारे खनिज ईंधन हैं जैसे इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब के सब हमारे खनिज जो हैं ये ईंधन के होते हैं, मतलब ईंधन में हमारे काम करते हैं। क्लियर हुआ? तो जो हमारे खनिज होते हैं ये पृथ्वी में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमेशा यौगिक रूप में पाए जाते हैं। अब हम इन खनिजों को निकालते हैं। इन खनिजों को निकालने के बाद इसे ले आते हैं। अब इन खनिजों को ला करके आप प्रयोगशाला में हम लोग ने लैब में इनका जो भी इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, मतलब बहुत सारे अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। अब इन अशुद्धियों को हम लोग दूर कहते हैं। इन अशुद्धियों को हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे भी कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो अब एक परिभाषा अब और है, हम आपको बता दें अयस्क क्या है। तो आप बता देंगे कि अयस्क जो है एक प्रकार का खनिज होता है। अयस्क एक प्रकार का खनिज होता है जिसमें हम उनसे धातु को आसानी से, कम लागत में और शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे खनिज को हम लोग अयस्क कहलाते हैं। परिभाषा एक बार फिर से, अयस्क की परिभाषा नोट कर लेंगे आप। वे खनिज जिससे हमें आसानी से और कम लागत में सरलता से हम लोग उनसे धातुओं का निष्कर्षण कर लें, वो खनिज हमारे अयस्क कहलाते हैं। ध्यान रहे, सभी अयस्क आपके खनिज होते हैं और सभी खनिज अयस्क नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिनसे अयस्क का निष्कर्षण हम लोग बहुत कठिनाई होती है, मतलब वो उससे हम अयस्क नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका रहा खनिज
और अयस्क के बारे में हमने आपको डीपली बताया। अभी हम आगे इसके डिटेल और पढ़ेंगे कि अयस्क से धातुओं को निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इन सारी बातों को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि धातु होता क्या है। चूँकि हमारा प्रश्न है धातुओं को निष्कर्षण करने से पहले जान लेंगे कि धातु होते क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी में, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये छोटे छोटे कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। और जो हमारे परमाणु होते हैं ये विद्युत उदासीन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को अस्थायी प्राप्त करने के लिए हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर परिभाषा धातुओं का स्पष्ट करेंगे। वैसे धातुओं का परिभाषा तो नॉर्मली होता है कि वे पदार्थ जो ठोस हों, जिसमें चमकशीलता हो, जिसमें आघात वर्धनता पाया जाए, उन सभी पदार्थों को हम धातु कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा पुरानी अवधारणा था। हम लोग नए अवधारणा के बारे में सीखेंगे। तो जो हमारा धातु का नई अवधारणा का परिभाषा है वह इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे आधारित है। मतलब धातु और अधातु की परिभाषा को हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इसे परिभाषित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत धातु की परिभाषा को स्पष्ट करता है कि धातु को हैं वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। फिर से एक बार, धातु क्या है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को धन आवेशित कर लें, ऐसे पदार्थों को हम लोग धातु कहते हैं। ध्यान रहे, धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से त्यागती हैं और त्याग करके धन आवेशित बना लेती हैं। अर्थात आप ये भी ध्यान रखें कि धातुएं जब इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो उस परमाणु में धन आवेश आ जाएगा और परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर उतने ही धन आवेश उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दिख भी रहा होगा आपको, ये सोडियम परमाणु अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे सोडियम के परमाणु पर एक धन आवेश आ जाता है। अर्थात सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को धनावेशित कर लेता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम का रहा। मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैग्नीशियम का संयोजकता भी 2 होता है। आगे संयोजकता को भी बताएंगे। तो मैग्नीशियम का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को धनावेशित, अर्थात इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन परमाणु त्याग करते हैं उतने ही उस पर धन आवेश आ जाता है। अतः धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो यहाँ से आप एक बात और स्पष्ट कर सकते हैं कि धातुओं में हमेशा बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है इनके कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाता है और यह अपने आप को धनावेशित कर लेता है। जैसे आपको हमने उदाहरण बता भी दिया। अब धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसे नोट करेंगे। जैसे आपको ध्यान रहे, धातुएं, प्रत्येक धातुएं कठोर होती हैं और साथ में धातुओं में बहुत
चमकशीलता होती है, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब के सब चमकशील धातुएं होती हैं और सभी धातुएं प्रायः कठोर होती हैं और इस पर बल लगाने से इसके आकार को बदला जा सकता है। इनके हथौड़े से चोटित करने पर हम धातुओं को चादर रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात इन्हें हम पीट कर इनके तार को हम खींच सकते हैं। धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, साथ में कुछ क्षारीय धातुएं जैसे सोडियम है आपका और लिथियम है, ये जो सब के सब धातुएं हैं, ये सभी धातुएं बहुत ही मुलायम होती हैं। ये धातुएं मुलायम होती हैं जिसके कारण हम इन्हें आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं, अर्थात ये बहुत ही मुलायम होती हैं, इसलिए हम इन्हें चाकू से आसानी से सरलता तरीके से काट सकते हैं। आपको याद रहे कि केवल दो धातुएं ऐसी हैं जैसे पारा और गैलेनियम, पारा और गैलेनियम, ये ऐसी दो धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर हमेशा लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था में होती हैं। धातुओं की रासायनिक सक्रियता सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, जबकि कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपनी सक्रियता को दर्शाती हैं। उत्प्रेरक क्या है तो आपको याद रहे, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तत्व है जो अपनी उपस्थिति में दूसरे पदार्थ की जो रिएक्शन है अर्थात अभिक्रिया की वेग को हमेशा बढ़ाते हैं। ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो कुछ धातुएं जो होती हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपनी सक्रियता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। धातुओं का ऐसा भी समूह है जो पूर्णतः निष्क्रिय हैं, जैसे सोना और प्लेटिनम। सोना और जो प्लेटिनम ये जो धातुएं हैं, सोना और प्लेटिनम ये दोनों धातुएं पूर्णतः निष्क्रिय हैं, क्योंकि ये पृथ्वी में अर्थात भूपर्पट्टी में ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती हैं, इसलिए ये निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती हैं। आपको याद रहे सोना और प्लेटिनम, चांदी ये सब के सब बहुत कम क्रियाशील होती हैं, अर्थात ये निष्क्रिय होती हैं। इस पर वायुमंडल की जो नमी है या ऑक्सीजन का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इन धातुओं का हम लोग आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनमें नमी का कोई वायुमंडल में नमी का ऑक्सीजन का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे हम लोग इनका प्रयोग धातुओं बनाने में करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये धातुओं को हमने कुछ परिभाषा आपको डीपली से बताया, धातुओं के कुछ गुण भी थे। आइए धातुओं के कुछ गुण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं, आपको ध्यान रहें। जो धातुएं हमारे हैं जैसे कैल्शियम, हमारा कैल्शियम धातु हैं, मैग्नीशियम धातु है, लोहा है। आप जानते हैं कैल्शियम हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारे शरीर में भूमिका निभाता है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दूध, दही, मट्ठा कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। अंडे भी इसमें पर्याप्त रूप में आते हैं, मक्खन, दूध, ये सब के सब हमारे कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो आइए सीखते हैं धातुओं के गुण जो निम्न प्रकार से हैं। तो चलिए पहला पॉइंट आपका रहा धातुओं के गुण में, पहला पॉइंट आपका रहा कि धातुओं में
मरकरी अर्थात पारा को छोड़कर जितने भी धातुएं हैं वो सबके सब द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो धातु का पहला गुण, धातुएं जो होती हैं ये प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें दो आपका जैसे गैलेनियम और मरकरी पारा जो हैं ये दोनों लिक्विड फेस में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, फिर भी ये धातु की श्रेणी में रखी गई हैं। दूसरा पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध अवस्था में धातुओं में धात्विक चमक होती है, इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। ध्यान रहे कि धातुओं की जो शुद्ध अवस्था में इनका जो चमक बना रहता है इसलिए बना रहता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसमें धात्विक चमक होती है और ये धात्विक चमक शुद्ध अवस्था में ही होती है। तीसरा पॉइंट, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन सबको थोड़ी सी ये मुलायम होती हैं, अर्थात हम इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। चौथा पॉइंट आपका रहा, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात हम इन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सोना और चांदी ये धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, मतलब सोना और चांदी को पीटकर हम बहुत ही बारीक तरीके से इन्हें चादर की तरह हम इन्हें बना सकते हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात हम इन्हें पीट करके अर्थात इनके हम तार को इन्हें गला करके इनके तार को हम बना सकते हैं, अर्थात इनके तार हम खींच सकते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 मिलीग्राम सोने से हमें 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यही गुण आपका तन्य हो जाता है, अर्थात जिन धातुओं का हम तार बना सकते हैं, तार खींच सकते हैं, उन धातुओं को हम तन्य कहते हैं और वे हमारे तन्यता की श्रेणी में आते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अधिक अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में मरकरी और लेड कुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और सभी धातुओं में सिल्वर विद्युत की सबसे अधिक सर्वोच्चतम चालक है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देकर पूछ सकता है कि विद्युत चालकता निम्न में किसकी है, तो आपको याद रहे सिल्वर धातु ऐसी धातु है जिसकी विद्युत चालकता सबसे अच्छी और सर्वोत्तम होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये हमेशा ध्वनिक होती हैं, अर्थात इन्हें हम पीटते हैं तो इन्हें पीटने से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके पश्चात आपको रहा कि धातुएं में सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके बाकी जो भी धातुएं होती हैं लगभग ये इनका घनत्व अत्यधिक होता है। घनत्व अधिक इसलिए होता है क्योंकि ये प्रायः ठोस होती हैं और ठोस होने के कारण इनके एकांक आयतन में कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिससे यह प्रायः ठोस होती हैं और इनका घनत्व उच्च होता है। तो आपको याद रहे कि धातुओं का घनत्व अत्यधिक होता है, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके धातुओं के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। गैलेनियम और सीज़ियम धातु के गलनांक बहुत ही कम होते हैं। गैलेनियम और सीज़ियम ये ऐसे धातु होते हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। आसानी से ये बहुत जल्दी से गल सकते हैं, पिघल सकते हैं।
और बाकी जो भी धातुएं होती हैं वे सामान्यतः उनका गलनांक बहुत उच्च होता है, लेकिन गैलेनियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इन्हें छोड़ करके बाकी धातुएं उच्च गलनांक की होती हैं। क्लियर हो गया। यहाँ से कुछ धातुओं का जो ऊष्मीय चालकता का गुण है हमने यहाँ पे लिखा है। Ag आपको श्रेणी में दिख रहा होगा। Ag अर्थात सिल्वर, कापर, एल्युमिनियम और आपका प्लेटिनम और इसके अलावा Hg, पारा, ये सब के सब धातुओं की श्रेणी है। तो आपने देखा इस श्रेणी में सिल्वर सबसे अत्यधिक ऊष्मीय चालकता है, क्योंकि इसमें चालन की क्रिया बहुत तीव्र होती है। ये अधिक कठोर होते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने आप को धनायन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण इसमें बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। तो चलिए अधातुओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। अधातु क्या हैं? अधातु वे परमाणु जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को ऋण आवेशित कर लेते हैं, ऐसे परमाणु को हम अधातु कहते हैं। अधातुएं हमेशा इनकी विद्युत ऋणात्मकता कुछ अधिक होती है, जिससे ये दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके अपने आप को ऋण आवेशित कर लेती हैं। इसलिए अधातुओं में प्रायः विद्युत चालन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करने के कारण हमेशा ये विद्युत के चालक नहीं होते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करेंगे तो ये विद्युत के चालक नहीं होंगे। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को ऋणावेशित कर लेते हैं। जैसे उदाहरण रहा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि धातुएं होती हैं। ये सब के सब अधातु होती हैं। इनकी अम्लीय विलयन बनाने की क्षमता अधिक होती हैं। इन्हें अगर हम जल में घोल देंगे तो अधातुएं जो होती हैं ये विलयन में अम्लीय विलयन बहुत तेज़ बनाती हैं। ये तीनों अवस्था में पाई जा सकती हैं, अर्थात कुछ अधातुएं ठोस, कुछ अधातुएं द्रव और कुछ अधातुएं गैस। गैस में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब धातुएं आपके गैस अवस्था में आएंगी। ठोस अवस्था में जैसे आपका है बेरिलियम, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं की क्रियाशीलता अपेक्षाकृत इनकी क्रियाशीलता कुछ कम होती है। ये हमेशा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। अब आगे हम इस में पढ़ते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। और ये आपका धातु और अधातु में अंतर क्या है, इन सारी बातों को हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। चूँकि इसमें नोट्स थोड़ा नहीं बन पाया, यहीं तक आपका नोट्स बना हुआ है, तैयार हुआ है। तो अगली वीडियो में हम लोग धातु और अधातु में अंतर, साथ में धातुओं की क्रियाशीलता, कौन सी धातुएं क्रियाशील हैं, क्यों क्रियाशील होती हैं, क्रियाशीलता का श्रेणी क्या है, और इन सारी बातों को हम लोग अगली वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसमें हम लोग धातु और अधातु में अंतर क्या है कवर कर लेंगे। तब तक आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया, आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके अच्छे से टॉपिक को तैयार कर लीजिए। कुछ पॉइंट आपका जब हम धातु और अधातु में पढ़ाएंगे आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।